धन्यवाद। आज मैं इस पाठ के चौथे चरण में लेखक कहाँ पहुँचता है, उसके साथ क्या होता है, आप इसको देखेंगे। डंडे को लेकर जब ही मैंने सांप के दाईं ओर पड़ी चिट्ठी की ओर बढ़ाया कि सांप का फन पीछे की ओर हुआ। धीरे धीरे डंडा चिट्ठी की ओर बढ़ा और जो ही चिट्ठी के पास पहुंचा कि फुफकार के साथ काली बिजली तड़पी और डंडे पर गिरी। हृदय में कंप हुआ, हाथ ने आज्ञा न मानी, डंडा छूट पड़ा। मैं तो न मालूम कितना ऊपर उछल गया, जानबूझकर नहीं, यूं ही बिदक कर उछलकर जो खड़ा हुआ तो देखा कि डंडे के सिर पर 3-4 स्थानों पर पीप जैसा कुछ लगा हुआ है। वह विष था। सांप ने मानो अपनी शक्ति का सर्टिफिकेट सामने रख दिया था, पर मैं तो उसकी योग्यता का पहले से ही कायल मतलब आदि था। उस सर्टिफिकेट की जरूरत न थी। सांप ने लगातार फू फू करके डंडे पर 3-4 बार चोटें की। वह डंडा पहली बार इस भांति अपमानित हुआ या शायद वह सांप का उपहास कर रहा था। अब देखिए, सांप की दाईं ओर चिट्ठी पड़ी हुई थी। जो ही मैं डंडा उठाने की कोशिश किया, चिट्ठी की ओर बढ़ाया डंडा, तब तक सांप का फन पीछे की तरफ हुआ और पीछे की तरफ होने के बाद ऐसा फुफकार मारा कि मेरा शरीर कांप गया और मेरे हाथ से डंडा छूट गया। छूटने के बाद वो डंडे पर ऐसे 2-3 बार ऐसे मारता है अपने दांत से, जिसे 2-3 जगह ये लसलसा पदार्थ टाइप का निकल जाता है उसके मुंह से। तो शायद वह विष था, जो कि सांप समझा कि ये कोई जीव है, इसको काट देंगे, इसी से मुझे खतरा है। डंडे पर बार बार चोट करता है। सांप ने मानो अपनी शक्ति का सर्टिफिकेट सामने रख दिया कि मेरे पास विष है, मुझको छेड़ो मत, नहीं तो मैं तुमको तुम्हारी जीवन लीला को समाप्त कर लूंगा। इस तरह का भाव सांप पेश किया। लेकिन सांप के संबंध में तो मैं पहले जानता था, उसको सर्टिफिकेट देने की आवश्यकता नहीं थी। मैं जानता था कि विषधर सर्प है, अगर डस लेगा तो पानी पीने का भी मौका नहीं मिलेगा, ऐसी स्थिति थी। उसके बाद लगातार फू फू करके डंडे पर 3-4 बार चोट की। वो डंडा पहले इस भांति अपमानित हुआ मानो सांप का अपमान कर रहा हो। बोला कि तो कितनी बार चोट मारो मेरे ऊपर कोई असर होने वाला नहीं है। डंडा लगता है कि सांप का उपहास कर रहा है कि मुझको काटने से तुमको कोई फायदा नहीं है। उधर फू फू और मेरे उछलने और फिर उसी धमाके से खड़े होने से छोटे भाई ने समझा कि मेरा कार्य समाप्त हो गया और बंधुत्व का नाता फू फू और धमाके में टूट गया। उसे ख्याल किया कि सांप के काटने से मैं गिर गया। मेरे कष्ट और विरह के ख्याल से उसके कोमल हृदय को धक्का लगा। भ्रातृ स्नेह माने भाई के प्रति प्रेम कि ताने बाने को चोट लगी, उसकी चीख निकल गई। छोटा भाई ऊपर से देख रहा था कि वो किस स्थिति में। जब मैं उछला खूब जोर से तो उसको समझ में आ गया कि लगता है कि सांप इसको काट ले। उसको बाहर से बहुत जोर से चीखा। छोटा भाई था, प्रेम था, जिसके साथ लगाव होता है, अगर उसको कष्ट होता है तो उसकी जान निकल जाती है। उसी तरह से सांप ने वार किया। फिर उसी प्रकार लिफाफे को उठाने की चेष्टा की। अब की बार सांप ने वार भी किया और डंडे से चिपट भी गया। डंडा हाथ से छूटा तो नहीं, पर झिझक सहम अथवा आतंक से मेरी ओर खींच गया। झिझक सहम और अथवा आतंक से अपनी ओर खींच गया और गुंजल्क मारता हुआ सांप का पिछला भाग मेरे हाथ से छूट गया। उफ, कितना ठंडा था। जैसे ही लिफाफा उठाने की कोशिश की, सांप फिर अपने आप को पैंतरा बदला, लेकिन वो पैंतरा बदला था, उसका मुंह दूसरी तरफ चला गया और उसका पूंछ मेरे हाथ से सट गया। तो बहुत ठंडा था, बहुत क्या था,
ठंडा था, लगा कि शरीर में रोमांच हो गया। फिर कितना ठंडा, डंडे को मैंने एक ओर पटक दिया, यही कहीं उसका दूसरा वार पहले होता तो उछलकर मैं सांप पर गिरता और न बचता। अगर दूसरी बार वार किया होता तो फिर मैं इधर उधर करता तो हो सकता था कि मेरा बैलेंस गड़बड़ हो जाए और मैं सांप के ऊपर ही गिर जाता और वो बगल से घूम करके मुझको काट लेता। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, दैवी कृपा से न बचता। लेकिन जब जीवन होता है तब हजारों ढंग बचने के निकल आते हैं। नहीं, आदमी को जब बचना होता है तो हजारों तरह के ढंग निकल आते हैं। और आदमी क्या होता है, डंडे के मेरी ओर खींच आने से मैं और सांप के आसन बदल गए। डंडा जब मेरी तरफ आया तो हम दोनों आदमी के आसन बदल गए। वो भी पैंतरा बदल के दूसरी तरफ चला गया और मैं भी पैंतरा बदल करके जिधर चिट्ठी था उधर चला गया। और वहां पर मैंने क्या किया, तुरंत लिफाफे और पोस्ट कार्ड चुन लिए और चिट्ठियों को धोती की छोर में बांध दिया, क्योंकि पैकेट तो था नहीं। धोती की छोर में तुरंत कस के चिट्ठी को बांध दिया और छोटे भाई ने उन्हें ऊपर खींच लिया, बांध दिया, तुरंत इशारा किया। छोटा भाई तुरंत क्या किया, चिट्ठी को ऊपर खींच लिया। अब देखो छोटा भाई साथ में है तो जरूरत पड़ी तो काम आया ना। हम इसके पहले आपको बताया कि ठंडा में छोटा भाई को ले जाने की क्या जरूरत थी, लेकिन वो ऐसा काम हो गया कि उसकी जरूरत पड़ गई। इस तरह से डंडे को सांप के पास से उठाने में बड़ी कठिनाई पड़ी। सांप उससे खुलकर उस पर धरना देकर बैठा था। जीत तो मेरी हो चुकी थी पर अपना निशाना गंवा चुका था। हाथ बढ़ाता तो सांप हाथ पर वार करता, इसलिए कुएं की बगल से एक मुट्ठी मिट्टी लेकर मैंने उसकी दाईं ओर फेंक दी। अब सांप जो है डंडे को पकड़ के बैठा था, चिट्ठी तो हाथ में आ गई, लेकिन मेरा नारायण वाहन छूट गया। नारायण वाहन समझते हो, गरुड़। गरुड़ पक्षी हैं जो कि भगवान विष्णु के वाहन हैं। विष्णु को नारायण भी कहते हैं, इसलिए नारायण वाहन कहते हैं। और गरुड़ जो होता है सांप का दुश्मन होता है। गरुड़ सांप के, जहां गरुड़ आ जाएंगे वहां से सांप जरूर भाग जाएगा, उसका दुश्मन होता है। इसलिए वो डंडा का नाम रखा था नारायण वाहन, इसलिए कि बहुत सारे सांपों को उसे मार चुका था। तो नारायण वाहन के ऊपर तो सर्प बैठा हुआ है। चिट्ठी तो हाथ में आ गई, उसको पोटली बांध करके ऊपर खिंचवा दिया, छोटा भाई के पास चला गया। लेकिन अब डंडे के लिए क्या करें, डंडा भी जरूरी है। मेरे राइफल है, लिखा है ना लेखक कि उस समय का मेरा बबुल का डंडा आज के युग का राइफल था। उसके लिए मैंने क्या तरकीब निकाली, कच्चा कुआं था, उसमें से हाथ बढ़ा के थोड़ा सा मिट्टी एक मुट्ठी निकाली और कुएं के दूसरे तरफ फेंक दिया कोने में। जब फेंका तो वह उस पर झपटा और मैंने दूसरे हाथ से उसकी बाईं ओर से डंडा खींच लिया। देखो कितना निडर है वो। इधर चिट्ठी ये मुट्ठी से लेके मिट्टी फेंका दूसरी तरफ, सांप उधर लपका, तब तक दूसरा हाथ बढ़ा के डंडा खींच लिया। कुएं में है, आगे सर्प है, इधर इधर उस पर डंडा है, इधर फेंका तो उधर सर्प गया और इधर से डंडा खींच लेता। मैंने मुश्किल से 4-5 की दूरी होगी, 4-5 हाथ की दूरी होगी, अंदर का जो व्यास होगा उसी के अंदर अंतर्गत ये काम हो रहा है। तो यहाँ तो हम ये लेखक की निडरता को स्वीकार करेंगे कि वो निडर जरूर था। अगर निडर नहीं होता तो कुएं के अंदर उतरता नहीं। इधर सर्प को लोग वहां देखते हैं तो यहां से भाग जाते हैं दूर से। वो जान रहा है कि सर्प कुएं में है, फिर भी उतरा, चिट्ठी को किसी तरह अपने हैंड में किया और उसके बाद डंडा हैंड में लेने के लिए सांप को इधर उधर करने की तरकीब सोचता है और मिट्टी उठा करके और एक तरफ फेंकता है तो सर्प जैसे ही उधर घूमता है तब तक उतना ही देर में बाएं हाथ से अपने हाथ में डंडा क्या करता है, ले लेता है। दूसरे हाथ से बाईं ओर से डंडा खींच लिया, पर बात ही बात में उसने दूसरी ओर भी वार किया। यदि बीच में डंडा ना होता तो पैर में उसके दांत जरूर गड़ जाते। डंडा तो मैं खींच लिया
लेकिन जैसे ही डंडा खींचा उधर से मुड़ करके इतना जोड़वार किया कि अगर डंडा नहीं होता मेरे हाथ में तो मेरे पैर में उसके दांत जरूर गड़ जाते। अब समझो डंडा उसका जान बचा लिया। अगर हाथ में डंडा नहीं आया होता तो उसको सर जरूर काट लेता। अब ऊपर चढ़ना कोई कठिन काम न था, केवल हाथों के सहारे पैर को कहीं लगाए, पैर को बिना कहीं लगाए 36 फुट ऊपर चढ़ना था। कुआं 24 हाथ था। 24 हाथ का मतलब 36 फुट। 36 फुट को पैर को बिना लगाए हाथ के सहारे चढ़ना। देखना चढ़ करे कहीं किसी रस्सी के सहारे कितना वजन और कितना परिश्रम की आवश्यकता है। इस तरह से ऊपर चढ़ना मुझसे अब नहीं हो सकता। 15-20 फुट बिना पैर के सहारे केवल हाथ के बल चढ़ने की हिम्मत रखता हूँ। कम ही, अधिक नहीं। उस पर कि 11 वर्ष की अवस्था में 36 फुट चढ़ा, बाहें भर जाती, छाती फूल गई थी, धौकनी चल रही थी। धौकनी मतलब हृदय का धड़कन, धौकनी। पर एक एक इंच सरक सरक कर अपनी भुजाओं के बल से मैं ऊपर चढ़ा आया। मेरा काम तो हो चुका था, जीत चुका था, लेकिन अब नीचे से कुआं से ऊपर आना मेरे लिए बहुत कठिन काम था। लेकिन ऊपर आना ही था, इसलिए कि शाम का समय था, सूरज डूबने वाला था, अंधेरा हो चला था। अगर ज़्यादा देर होगा तो और मुश्किलें पड़ जाएंगे। इधर मेहनत तो करबे किए, घर जाएंगे तो और पिटाएंगे कि इतना देर कहाँ लगा दिया। इस तरह से ऊपर चढ़ा है। यदि हाथ छूट जाते तो क्या होता, इसका अनुमान करना कठिन है। ऊपर आकर बेहाल होकर थोड़ी देर तक पड़ा रहा, देह को झाड़ झोर कर धोती कुर्ता पहना। अब थोड़ी देर आराम किया, उसके बाद दोनों भाई अब अपना अपना धोती झाड़ते हैं। झाड़ कर अपने को उस तरह से बनाते हैं कि रास्ते में हम लोग कहीं रुके नहीं, सीधे गए डाकखाने में, चिट्ठी डाले और दौड़ते हुए आ रहे। इस तरह से फिर किशनपुर के लड़के को, जिसने ऊपर चढ़ने की चेष्टा को देखा था, एक किशनपुर का लड़का था, बगल का गांव होगा, जो ऊपर चढ़ते हुए उसको देखा था, ताकीद की, बड़े उस पर ध्यान दिया करके वह कुएं वाली घटना किसी से न कहे, हम लोग आगे बढ़े। उसको चेता दिया कि अगर इस घटना को बता तो बहुत कस के मारेंगे। लड़का बोलता है कि अगर किसी को तो कह देगा ना तो मुंह फाड़ देंगे। बोलता है सब छोटा बच्चा कि गलती की है, अगर किसी कहा तो कल तुमको बहुत मारेंगे। उसको बोला और बोल करके कि यह घटना तो किसी से कहना नहीं कि क्या हुआ है रास्ते में। उसके बाद दोनों भाई कहाँ चल दिए, आगे बढ़े। 1915 देखो, 1915 में मैट्रिकुलेशन पास करने के उपरांत यह घटना मैंने माँ को सुनाई थी। अब यहाँ पर एमसीक्यू में श्री राम शर्मा कब मैट्रिक पास किए, 1915, 1918, 1920, 1922, 4 गो ऑप्शन दे देंगे, उसमें से एगो पर टिक लगाना है। इस बार इसी तरह क्वेश्चन आने वाले हैं, इसलिए पूरा किताब अगर आप नहीं पढ़ेंगे तो 2-4-5 गो क्वेश्चन आपका छूट जाएगा। और इसी तरह का क्वेश्चन हम सेट करेंगे जो पिक पॉइंट होगा। कुआं कितना गहरा था, 36 फीट, 35 फीट, 38 फीट, 39 फीट, 36 होगा। इसके पहले कितना हाथ दिया है, 24 हाथ, 24 हाथ, 22 हाथ, 30 हाथ, 32 हाथ, ऐसे भी दे सकते हैं। एक हाथ में 1.5 फीट होता है, तो 24 डेढ़े 36 होता है। ध्यान में दे रखना, डेढ़ा पड़ा है, 1 डेढ़े 1.5, 2 डेढ़े 3, 3 डेढ़े 3.5, 3 डेढ़े 4.5, 4 डेढ़े 6, 5 डेढ़े 7.5, इस तरह 100 या 1.5 अढ़ैया। हम लोग को पढ़े नहीं हैं, लेकिन बड़े बुजुर्गों के पास बैठने से सब मिला है। एगो बिट गिरहा होता है, 11-11, 121, 12-12, 144, 13-13, 169, जिसको तुम वर्गमूल कहते हो, है ना, उसको बिट गिरहा कहते हैं भोजपुरी भाषा में, है ना। तो इस तरह से
ये हाँ बिटगिरहा, सवैया, पौना, डेढ़ा, अढ़ैया। तो मैट्रिकुलेशन लेखक पास किया था 1915 में। उसके उपरांत यह घटना मैंने मां को सुनाई, सजल नेत्रों से, मैंने रोते हुए। मां ने मुझे अपनी गोद में ऐसे बिठा लिया मानो चिड़िया अपने बच्चों को डैने के भीतर छिपा लेती है। अरे भाई, लड़का कितना भी बड़ा हो जाए लेकिन मां के नजर में तो छोटा ही रहता है ना, रहता है कि नहीं? मां मां होती है। देखो, दक्ष जो था, युधिष्ठिर से प्रश्न किया था, महाभारत में चलते हैं हम, कि आकाश से ऊंचा कौन होता है? आकाश से ऊंचा बाप होता है। पृथ्वी से वजनदार कौन होती है? मां। तो आकाश और पृथ्वी को जिसको बस में करना हो, अपने मां बाप को खुश रखे, ब्रह्मांड उसके बस में हो गया। देखो, एक बात आप लिख लीजिए, पत्थर की लकीर है, कि जो आदमी अपने मां बाप को खुश रखेगा उसके जिंदगी में कभी दुख नहीं आएगा। ये पत्थर की लकीर बात है। इस दुनिया के सबसे बड़े देवता कौन है? माता और पिता। इसलिए कि हम जो भी भगवान को जानते हैं, कुछ भी जानते हैं, हमारा वजूद हमारी माता पिता की वजह से है। अगर उन्होंने मुझको इस संसार में नहीं लाया होता तो मैं संसार को क्या देखता? इसलिए सबसे बड़ा, अगर गर्दन भी काटेंगे तो माता पिता के ऋण को आप चुका नहीं सकते। इसलिए कभी भी अपने जिंदगी में अपनी माँ बाप को तकलीफ मत दो, अगर खुश रहना चाहते हो तब। इसका उदाहरण भी है, बहुत सारे उदाहरण पड़े हुए हैं। एक बार सारे देवताओं की मीटिंग हुई और उसमें हुआ कि सबसे पहले पूजा किसकी हो। अब सारे देवता, भगवान शिव बोले कि अपने अपने वाहन से निकलो और जो ब्रह्मांड की परिक्रमा करके पहले आएगा उसकी पूजा पहले होगी। उसके बाद सारे देवता निकल चुके थे, गणेश जी भी चल दिए अपने मूस पर। मूस इनका कितना दूर जाएगा? बीच में नारद बोले, अरे कहाँ जा रहे हो? जा रहे हैं ब्रह्मांड की परिक्रमा। तो परिक्रमा करते करते सारे देवता आगे आ जाएंगे। एक काम करो, शिव पार्वती कहाँ है? बोला कि कैलाश पर। बोला कि जाके एक चक्कर घूम के आगे बढ़ जाओ। गए और शिव पार्वती के एक चक्कर घूम के आगे बढ़ गए। सारे लोग इकट्ठा हुए, सब मीटिंग हुआ, भाई गणेश पहले से आया, इसका मूस कितना तेज चला, आ गया पहले। उसके बाद इनकी डिग्री हो गई, आकाश से ऊंचा और पृथ्वी से वजनदार, माता और पिता। इसके बाद प्रथम पूज्य के अधिकारी बन गए, वो हाथी के मुंह वाले या बड़का पेट वाले। ये कोई शरीर है? अनगढ़ शरीर, लेकिन सबसे पहले पूजा, कितना भी सुंदर देवता हो लेकिन गणेश की पूजा सबसे पहले होगी, कारण माता पिता के चलते। इसलिए माता पिता का इज्जत करना हर संतान का फर्ज होता है, चाहे लड़का हो चाहे लड़की। तो इस तरह से उनकी माता ने अपने गोद में चिड़िया की बच्चे जिस तरह डैने में अपने बच्चे को छिपा लेती है, उस तरह से भी जब कहानी को सुनी तो उनकी माता के आंख में आंसू आ गया और अपने बच्चे को लेकर अपने हृदय से लगा लिया। कितने अच्छे थे वे दिन। उस समय राइफल न थी, डंडा न था, और डंडे का शिकार कम से कम सांप का शिकार राइफल के शिकार से कम रोचक और भयानक न था। आजकल लोग जंगल में शेर बाघ को राइफल से मारते हैं, लेकिन उस वक्त कुएं के अंदर जो सांप के साथ, लेखक के साथ जो घटना घटी, इससे कम रोमांचकारी नहीं है। इस तरह से आज मेरे ख्याल से इस पाठ का समापन, इसके बचे हुए अंश को हम अगले दिन बताएंगे, लेकिन अभी मैं इस अंश में से आपसे कुछ पूछता हूं। आप बताइए, रोज रोज पूछने का मतलब यह है कि आप इसको जो भी पढ़ के आते हैं रिवीजन कीजिए। बड़ा सा पाठ है, इसमें से कहां से कौन सा एमसीक्यू दिया जाएगा, इसलिए कि इसके हर पक्ष को आप ध्यान में रखेंगे और पढ़ेंगे। स्मृति और इसके पहले वाला क्या है, गीलू, ये दो ही पाठ। इसके बाद इसको हम संचयन को बंद कर देंगे, अब नहीं पढ़ाएंगे, संचयन को बंद कर देंगे। इसमें से दो ही पढ़ेंगे, बाकी आपके ग्रामर से कितने पाठ हुए हैं, उसके बाद किताब से कितने पाठ हुए हैं। इस तरह से किताब में से कौन सा पाठ है जी, तुम कब जाओगे अतिथि, है ना, जसपाल का लिखा हुआ, उसको शायद नहीं पढ़ाए हैं अभी। हम पढ़ाए हैं, हुआ है, ऑफलाइन में हुआ है, ऑनलाइन में नहीं हुआ था। ठीक है,
तब इसमें से क्वेश्चन आप देखिए, शायद पढ़ाए थे लगता है। अच्छा, जो भी होगा, नहीं पढ़ाएंगे तो फिर एक बार पढ़ा देंगे आपको, परीक्षा के दृष्टिकोण से जरूरी है। आप आइए, चलिए यहां घूमो कि इसमें आए तुम्हारा फोटो देखे जा रहा है कि नहीं, जरा आ रहा है। चलो, कुआं हाथ के हिसाब से कितना था, फीट के हिसाब से कितना था? अच्छा, कुआं अगर कच्चा नहीं होता तो लेखक की स्थिति क्या होती, आप बताइए अपने दिमाग से। अगर कुआं कच्चा नहीं होता तो लेखक की स्थिति क्या होती? बहुत खराब होती। क्या खराब होती? बोलो बोलो बोलो, जो भी समझते हो बोलो। इधर देखो, इधर देखो। चलो बैठो। इस प्रश्न का उत्तर कौन बताएगा सही ढंग से? अगर कुआं कच्चा नहीं होता तो क्या परिस्थिति होती? कौन बताएगा? या आपका अपना विचार देना। देखिए, इसका तर्क यह है कि अगर कुआं कच्चा नहीं होता तो उसमें पानी जरूर होता। पानी अगर होता तो उसमें चिट्ठी गिरती तो क्या होती? गल जाती। और पानी में सर्प रहता नहीं है। पानी वाला सर्प है तो पानी में नहीं रहता है, पानी में चलता है लेकिन पानी के कोने में रहता है, पानी के अंदर नहीं रहता है, पानी में आता जाता रहता है। सर्प का निवास पानी नहीं है, तो चिट्ठी गल जाती और सर्प तो उसमें रहता नहीं। बच्चे उसमें ढेला भी नहीं फेंकते, इसलिए कि पानी रहता है उसमें। पक्का कुआं है, पानी रहता है ना। दूसरा क्वेश्चन, आप पीछे चलो, पीछे आइए। चिट्ठी को जब वो निकाल करके अपने छोटे भाई को दे देता है रस्सी के सहारे, उसके बाद जंग तो जीत जाता है, सांप को मारता नहीं है लेकिन चिट्ठी उसको मिल जाती है। फिर ऊपर वह चढ़ता कैसे है? कितना फीट चढ़ना है उसको ऊपर? 36 फीट चढ़ना है। कैसे चढ़ता है? वो अनुमान लगाता है कितना फीट चढ़ने की उसकी अंदर से शक्ति है। 36 फीट वो चढ़ना जाता है, पर वो सर बिना कच्चे कुएं पे लात के सहारे, हाथ के सहारे उसको ऊपर चढ़ना होता है। कितना चढ़ा हो? पूरा ऊपर चढ़ गया? नहीं, हाथ का सहारा पकड़ के पैर को हवा में लहरा के और 36 फीट की दूरी में कितना दूरी तय कर पाया? दिया हुआ है 15 से 20 फीट। अब सही बोला है, 20 फीट की दूरी वह चढ़ लिया। उसके बाद क्या हुआ? बैठो, चलो तुम आओ। 20 फीट तो पैर लहरा के चढ़ गया हवा में। उसके बाद क्या सोचता है, कैसे चढ़ता है ऊपर? इधर देखो, इधर बोलो। उसके बाद कैसे चढ़ता है? एक इंच धीरे धीरे, 1 इंच की दूरी तय करता है। धीरे धीरे धीरे, अब उसे चला नहीं जा रहा है, चढ़ा नहीं जा रहा है, तो धीरे धीरे किसी तरह से कुएं के ऊपर आता है। चलिए, तुम उधर पूछे पीछे, आप आइए। इस घटना को दोनों भाइयों के अलावा एक लड़का देख रहा था। उसका घर कहां था? किशनपुर का लड़का था। ठीक है, जब दोनों भाई ऊपर आ गए तो उसको क्या हिदायत दिए? दोनों भाई बोले ना, ऐसे घूमो। दोनों भाई बोले कि किसी को बताना नहीं। हाँ, किसी को बताना नहीं है। उसको बताया कि किसी को बताएगा तो हम लोग रोज स्कूल आते हैं, बस शुरू हो जाएगा। हाँ, ठीक, अच्छी बात। चलो तुम आओ। इस कहानी में जब अच्छा लेखक
कब मैट्रिक पास करता है? 1915 उस 1915 में। इस घटना को बहुत दिनों के बाद अपनी माँ को बताता है, तो उसकी माँ के ऊपर क्या प्रतिक्रिया होती है? माँ रोते हुए उसको एक देश लगा ले, अपनी गोद में बैठा कर एक देश लगा ले। कैसे? जैसे चिड़िया अपने बच्चे को डाली डैना मतलब पंख, पंख से लगाती है, वैसे जिसे चिड़िया अपने बच्चे को पंख में छिपा लेती है, उसी तरह से माँ जो है लेखक को अपने अंचल में क्या करती है? छिपा लेती है। इस तरह चलिए, तुम आओ, रोज टीवी ठीक करते आओ। बबुल का डंडा जो था आज के युग के लिए राइफल था, ऐसा लेखक क्यों कहा है? इधर देखो, इधर देखो। हाँ। क्योंकि सर वो बहुत सारे सांपों को बबूल के डंडे से मार चुका था, जिस तरह राइफल से लोग शेर और बाघ को शिकार करते हैं। थैंक यू, बहुत बढ़िया, अच्छा बोलिए। उसके लिए राइफल वो क्यों था? इसलिए कि आज के युग में लोग राइफल से किसी सर्प को मारते हैं, और उस वक्त बबुल से डंडा को कितने सर्पों को मार चुका था, इसलिए। अच्छा तुम बताओ, तुम इधर आओ, उस बबुल के डंडा का दूसरा नाम क्या था? कीप साइलेंट, एमसीक्यू का क्वेश्चन हो सकता है। उस बबुल के डंडे का दूसरा नाम क्या था? नारायण वाहन। नारायण वाहन कौन है? क्या नाम है उनका? हमने बताया अभी। नारायण वाहन कौन है? गरुड़। थैंक यू, चलिए, अच्छी बात है। तुम आओ, तुम आओ। लेखक चिट्ठी को निकालने के लिए अपने जान को जोखिम में क्यों डाला? क्योंकि उनके जो बड़े भाई साहब थे, उन्होंने वो चिट्ठी को इधर देखो ताकि तुम्हारा चेहरा आएगा उसमें। हाँ। चिट्ठी को मक्खनपुर के डाकघर में डालने को बोला था। हाँ। अगर वो बिना चिट्ठी को डाकघर में पहुंचाए घर जाते तो उन्हें बहुत मार खानी पड़ती। थैंक यू, अच्छा चलो। देखिए, आपको हम इसलिए यहां बुला करके बुलवाते हैं, किताब का आपका हेजिटेशन दूर हो और हमको विश्वास हो कि आप पाठ को समझते हैं कि नहीं। इस तरह से धन्यवाद। कल मैं इसके प्रश्नोत्तर को समझाऊंगा। थैंक यू।